We are continuing with Rabindranath Tagore's poem, Where the Mind is Without Fear. Now we know that Tagore was a visionary and he dreamt of an ideal situation for his country. आज़ादी की जंग जारी थी, सब स्ट्रगल में मशगूल थे, सब लड़ रहे थे अपने अपने तरीके से। जो साहित्यकार था वो एक अलग जंग लड़ रहा था, जो नरम दल के लोग थे वो अलग जंग लड़ रहे थे, गरम दल के लोग अपने तरीके से जंग लड़ रहे थे। यानी हर तबका समाज का जो है वो किसी न किसी रूप में योगदान दे रहा था अपना भारत की आज़ादी की ओर। और ऐसे समय में टैगोर ने एक विज़न देखा। टैगोर ने सोचा कि कैसा समाज रचना चाहिए आज़ाद होने के बाद। उन्होंने अपने देश के लिए जो स्वप्न देखा वो एक तरह से एक प्रार्थना के रूप में यहाँ इस कविता में हम पढ़ रहे हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, when knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. He wanted his country to rise and get awake. Awake, जागना, जागृति वो चाहते थे अपने देश के लिए। लेकिन कैसी आज़ादी, कैसी जागृति, कैसी जहाँ इंसान का दिमाग जो हो वो डर से पूरी तरीके से मुक्त हो। हम जब डर कर सोचते हैं तो शायद सही नहीं सोचते। तो ये चाहते थे कि देश जो हमारा है अगर उसको पर्सोनीफाई इन्होंने कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति के रूप में उसको देख रहे हैं जो डर से मुक्त हो, जिसकी सोच डर से प्रभावित ना हो। where the head is held high, और जैसे ऐसा व्यक्ति जो स्वाभिमानी हो और स्वाभिमान से सर उसका ऊंचा उठा रहे। क्यों? क्योंकि वो डरता नहीं है, और जो निडर होता है वो पूरे स्वाभिमान से सर उठाकर जीता है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान जो है वो स्वच्छंद हो, यानी ज्ञान पाने के लिए बंदिशें ना हो कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। अगर हम पुराने समय के बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे, जब इतिहास उठाकर देखेंगे कि ज्ञान भी मुक्त नहीं था। महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को ज्ञान से महरूम रखा जाता था। उनके लिए शिक्षा विहीन जीवन था। उनको स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं भेजा जाता था। समाज ये सोचता था कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, इनका तो विवाह कर दिया जाए, चूल्हा चौका ही इनकी डेस्टिनी है। बहुत सारा दलित एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसको ज्ञान से महरूम रखा गया था। केवल ब्राह्मणों तक और केवल वेदों तक ही ज्ञान सीमित था। तो नॉलेज वॉज नॉट फ्री इन दोज टाइम। तो जब टैगोर ने कल्पना करनी ही शुरू की तो उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना शुरू करी जहाँ मुक्त हो इंसान, भय से मुक्त हो, निडर हो, स्वाभिमान से सर उठा के जिए, जहाँ ज्ञान जो है वो मुक्त हो, सबको मिले समान रूप से, जो चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर सके। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Narrow बहुत ही संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू दीवारें जो खड़ी हो जाती हैं, घरेलू आपसी जो रंजिशें होती हैं, उससे क्या होता है, अपने घर में ही, परिवार में ही, भाइयों के बीच भी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो ये नहीं चाहते कि हमारा जो संसार है वो टुकड़ों में बटा हुआ हो। फ्रैगमेंट्स टुकड़ों को कह रहे हैं यहाँ पे। सो वे द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी संकीर्ण सोच के कारण हम अपने ही घर में दीवारें ना खड़ी करें। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द जो हैं यानी साहित्य की रचना जो है वो कहाँ से निकल के आ रही है, सच की गहराई से। सच की गहराई से निकला हुआ हर शब्द सत्य होगा। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, और किसी भी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने के लिए आपको निरंतर
सतत प्रयास करने पड़ते हैं। तो टायरलेस स्ट्राइविंग यानी संघर्ष तो है ही, लेकिन कैसा संघर्ष है जिसमें थकान ना हो, जो थके नहीं, जो टायर्ड फील ना करे, यानी टायरलेस स्ट्राइविंग। एंड इट शुड स्ट्रेच इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेच करें, यानी ओवर रीच करें कि आप परफेक्शन पा सकें। यानी आप इतना मेहनत करें, इतना सतत मेहनत करें, बिना थके बिना रुके मेहनत करें कि आप परफेक्शन तक पहुंच पाएँ। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, और जहाँ लॉजिक, रीज़न यानी सही गलत की जो पहचान करने की क्षमता होती है वो कैसी हो, बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, निश्चल हो, स्वच्छ हो, बिल्कुल एक बहते झरने की तरह। एंड वो अपनी धारा खो ना गया हो, ये झरना जो लॉजिक का झरना है, जो सही गलत की पहचान की क्षमता हमारी है, वो ऐसी धारा ना हो जो रेगिस्तान में अपना वजूद खो जाए। और रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान है डेड हैबिट, यानी वो आदत जो मृत प्राय है, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है मरने के बाद भी। यानी ऐसी कोई आदत हम में ना हो जिसकी वजह से हम अपने सही गलत सोचने की क्षमता को खो दें। तो हम हमेशा रीज़न करने, लॉजिक करने की क्षमता रखें। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. दी ईश्वर के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। मैं और प्रार्थना भी ईश्वर से ही हो रही है, तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप ही है ईश्वर, इंसानी दिमाग को उस ओर ले जाइए, लेट फॉरवर्ड, आगे की ओर ही ले जाइए, जहाँ जो सोच है वो और अधिक से अधिक ब्रॉड होती चली जा रही है, यानी खुलती चली जा रही है। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी विचारों में परिपक्वता बढ़ती चली जा रही है, दिमाग खुलता चला जा रहा है, और सड़क जो है वो चौड़ी 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 होती चली जा रही है, यानी हमारा जो सोच है वो खुलती चली जा रही है। और उसी के अनुपात में हमारे एक्शंस यानी कर्म जो हैं वो भी सोच का साथ दे पा रहे हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और ऐसे स्वर्ग में, आज़ादी के ऐसे स्वर्ग में, हे पिता, माय फादर जो पिता परमात्मा है, लेट माय कंट्री अवेक, उनसे प्रार्थना है कि मेरे देश को ऐसी सुबह दो ईश्वर, वो ऐसा स्वर्ग हो आज़ादी का जहाँ सब मुक्त हो, और मुक्त केवल भौतिक रूप से ना हो बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मुक्त हो, सोच मुक्त हो, झूठ से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, हमें संकीर्ण विचारों से मुक्ति मिले, कम्युनलिज्म जो भेदभाव हमारे यहाँ है, रंग से, नस्ल से, समाज से, धर्म से, इन सब से मुक्त होकर भारतवासी जो हैं वो एक ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाएं जहां आज़ादी ही आज़ादी हो, और सबके लिए ये आज़ादी मुक्त हो, फ्री हो। सो दिस इज़ a very ardent prayer of the poet, that his country awakes and achieves this perfection of freedom that he envisions for it. Now, if we go ahead and continue with the questions for discussion, now the first question for discussion that comes up is where the poet here uses two types of images. दो तरह की इमेज कवि ने प्रयोग करी हैं कविता में। वन टू डू विद द इंडिविजुअल, एक तो फिजिकल इमेज है, सच एज वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई, जो कि ऐसे दिखता है कि समाज नहीं पुरुष की बात हो रही है। एंड द अदर टू डू विद द फिजिकल एंड जोग्राफिकल रियलिटीज़ सच एज द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन एंड सो ऑन. So what effect does using these
वेरी डिफरेंट विजुअल इमेजेस क्रिएट। अगर प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है कि इमेजरी का डिस्कशन कीजिए, यानी इस कविता में दो तरह की इमेजेस का प्रयोग हो रहा है, उनका क्या मतलब है, क्यों दो विभिन्न या बिल्कुल विरोधी इमेजेस का प्रयोग हो रहा है। एक फिज़िकल इमेज है जहाँ सर ऊंचा करके जीने की बात हो रही है, दूसरी इमेज एक जोग्राफिक और फिज़िकल भी है, उसमें एक क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न की बात हो रही है। सो अगर इसका जवाब आप देना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं इमेजेस की। ऑफ ऑल दीज इज़ टैगोर क्रिएटिंग एन आइडिया ऑफ अ नेशन बाय प्रोवाइडिंग इमेजेस ऑफ ऑल दीज, कि इनका उद्यम क्या है, यानी क्या चाह रहा है वो प्रूव करना इन इमेजेस को लेके। अगर उस पर कंसंट्रेट आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इन इमेजेस की मदद से टैगोर क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसे आइडिया का ऑफ अ नेशन, एक देश के लिए एक भविष्य देखने की कोशिश वो कर रहे हैं इन इमेजेस की मदद से। इस लाइन पर यदि आप अपने प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे तो वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ रीज़न, द यूजुअल कंट्रास्ट टू इट इज़ ब्लाइंड सुपरस्टिशन, irrationality and so on, but Tagore says that reason is lost in the sands of dead habit. Now what is the purpose of the pairing of unusual opposing ideas? प्रश्न ये भी उठ सकता है कि रीज़न की जब बात हम करते हैं, रीज़न, लॉजिक, सोचने समझने की क्षमता, तो यूजुअली इसको हम सुपरस्टिशन के साथ कंट्रास्ट में देखते हैं कि रीज़न किसका विपरीत है, सुपरस्टिशन का, इरैशनैलिटी का। लेकिन टैगोर जो है वो क्या कहता है कि रीज़न जो है वो खो रहा है, इज़ लॉस्ट किसमें, इन द सैंड्स ऑफ डेड हैबिट, यानी एक आदत जो हमारे साथ मृत प्राय है, यानी जो छूट नहीं रही है मृत है, किसी का काम नहीं आ रही है, किसी का भला नहीं कर रही है क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे ढो रहे हैं अपने साथ। सो यहाँ पे पर्पज़ आप देखें कि ऐसा क्यों वो कर रहा है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस पेयरिंग ऑफ अनयूजुअल अपोजिंग आइडियाज़। अनयूजुअल अपोजिंग आइडियाज़ कैसे हैं, एक तरफ तो रीज़न की बात करते हैं, दूसरी तरफ रीज़न को सुपरस्टिशन या रैशनलिटी से ना जोड़कर जोड़ते हैं डेड हैबिट से। तो डेड हैबिट भी वही चीज़ है, एक तरह का सुपरस्टिशन ही है, इरैशनैलिटी ही है, यानी आप जो है एक ऐसी आदत को अपने साथ बांधे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, और फिर भी आप आदतन सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वाकई में रीज़न को खो रहे हैं, यानी आप अपने विवेक से काम नहीं ले रहे हैं। तो यही चीज़ इस प्रश्न में उत्तर के रूप में आपको पेश करनी है। Now it is possible to make generalizations about this poem by claiming that it transcends the problems encountered in daily life. अगर ऐसे करते हैं लोग, कर सकते हैं कि एक जनरलाइज़ कर दें कि ये जो कविता है ये डेली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही है, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनसे कुछ ऊपर उठ के, ट्रांसेंड करके ऊपर उठकर ये बात कर रही है जनरलाइजेशन की। बट एक्चुअली द पोएम इज़ नॉट ऑन सच अ स्पिरिचुअल लेवल। ये भी एक तरह की बहस इस पोएम पे छिड़ सकती है कि वास्तव में कविता जो है ऐसे आध्यात्मिक लेवल पे है ही नहीं। द क्लॉजेज ऑफ द प्रेयर ऑल्सो रिलेट टू वेरी स्पेसिफिक एक्चुअल सोशल प्रॉब्लम्स। हालांकि कविता के जो क्लॉजेज हैं वो स्पिरिचुअल ना होके कई बार बहुत ही स्पेसिफिक समस्याओं से रिलेटेड हैं। स्पेसिफिक यानी बिल्कुल टाइम स्पेसिफिक कोई सामाजिक समस्या हो सकती है। एनालाइज द स्पेसिफिसिटीज़ ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच बिकेम अपेरेंट थ्रू टैगोर्स प्रेयर्स। और इस कविता से ऐसी कौन सी स्पेसिफिसिटीज़ भारतीय समाज की उभर कर आती हैं, उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो अब आप कविता पढ़ चुके हैं मेरे साथ, तो आप ज़रूर जान गए होंगे कि किन सामाजिक मुद्दों को कवि ने इस कविता के माध्यम से उठाया है। अगर आप फिर से देखें तो सबसे पहला मुद्दा था डर का, ना, कि डर इंसान को बहुत कुछ गलत कराने पर मजबूर करता है। तो डर सबसे पहले निकालना है, यानी इंसान की सोच से डर निकल जाए तो
उसका स्वाभिमान अपने आप उसको सर उठाकर जीने का हक दे देता है। फिर समाज की बात करें तो दूसरा मुद्दा उसने उठाया था ज्ञान का, जो ज्ञान भी मुक्त होना चाहिए, यानी ज्ञान भी लोगों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, कुछ चुने हुए लोगों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, हर तबके तक ज्ञान फ्री पहुंचना चाहिए, जहां इंसान जो है वो टुकड़ों में ना बटा हो, विभाजित ना हो, यानी हम घर के अंदर ही विभाजित ना हो। हम एक समाज के रूप में आज़ादी मांग तो रहे हैं, उस अंग्रेज समाज से आज़ादी मांग रहे हैं जिसके आइडियाज़ हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो हमारी जनरेशन को खोखला कर रहा है, हमारे सारे ट्रेडिशंस को, कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। हम उससे आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन आज़ादी मांगने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि हमारे घर में फूट तो नहीं है, हमारा घर तो कहीं ऐसा नहीं है कि संकीर्ण दरारों से बटा हुआ है। समाज की दरारें जो थी, जैसे अगर उस समय के आप तत्कालीन पर समस्याओं की बात अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे उस समय थी, कम्युनल प्रॉब्लम्स थी, हेट्रेड हम देख रहे थे, हिंदू मुस्लिम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, दलित और ब्राह्मणिकल वेज में भी बहुत बड़े एक खाई नज़र आती थी हमें, ऊंच नीच हमारे पूरे देश में व्याप्त थी, और बहुत सारे ऐब हमारे अंदर थे, हम सुपरस्टिशियस थे, विश्वासी थे, भ्रष्टाचार भी जगह जगह था, दिखता था। तो ये सब मुद्दे जो थे ये समाज के मुद्दे हैं, इनकी बात यहाँ वो करता है जब नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की बात करता है कि पहले अपने घर के विवाद को हम मिटाएंगे, तब ही तो सामूहिक इकट्ठा होकर एकजुट होकर हम आज़ादी की मांग कर सकते हैं। और जहाँ शब्द जो हैं वो सच्चाई से या सच्चाई की गहराई से निकल कर आते हैं, ऐसी भी वो चाह रहे थे। यानी इसका मतलब झूठ का भी साम्राज्य बहुत गर्म था। जहाँ टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन की जब बात करते हैं तो इस पंक्ति में हम देखते हैं इसका मतलब हम उस समय समाज हमारा आलसी था, यानी परफेक्शन के लिए मशक्क़त करने को तैयार नहीं था। समाज का बहुत बड़ा तबका आज़ादी चाहता ज़रूर था, लेकिन आज़ादी के लिए प्रयास नहीं करना चाहता था। मिल जाएगी पड़ोसी को तो मुझे भी मिल जाएगी, भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में नहीं, ये वाले विचार बहुत कॉमन थे, हर कोई डरता था। तो डर सबसे पहली चीज़ थी, इसीलिए बात हुई कि माइंड इज़ विदाउट फेयर, सबसे पहले वे द माइंड इज़ विदाउट फेयर, ये सबसे अहम और सबसे ज़रूरी मुद्दा था। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, यानी हमारे विवेक की जो धारा बहती है वो डेड हैबिट में ना बदल रही हो, यानी हम विवेक से काम लेना ना छोड़ें, विवेक से ही हर फैसला लिया जाए, जहाँ इंसान का दिमाग जो है वो किससे आगे बढ़े, हर समय खुलती सोच के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो समाज की जो संकीर्णता थी उसके प्रति भी बात हो रही है, उसकी भी यहाँ चर्चा हो रही है। जहाँ स्वर्ग हो, और स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं तो हम एक परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना करते हैं। तो ये कवि चाहता था कि ऐसा देश हो मेरा स्वर्ग के समान, केवल कश्मीर ही स्वर्ग ना हो, पूरा देश ही ऐसा स्वर्ग हो जहाँ मेरा देश जागृत हो, यानी जागृति ही दूसरा नाम है, पर्याय है स्वर्ग का या परफेक्शन का। तो ये चाहता था कि इंसान का विवेक जागृत हो, सच बोलने की उसमें हिम्मत हो, डर से वो मुक्त हो, ज्ञान की पिपासा उसमें हो, विवेक से वो काम ले और खुले दिमाग से सोचे। तो ये सारी जो विज़न था उसका, ऐसे एक परफेक्ट वर्ल्ड का, इन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। सो I am hopeful that this must have helped you in a better understanding of this very beautiful and very important piece of poem by Rabindranath Tagore. Thank you.